जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मोर टॉक्स के इस एपिसोड में एक बहुत खास मेहमान को लेके आया। खास इसलिए कि मैं उनका फैन रहा हूं और मैंने उनकी म्यूजिक को, उनके संगीत को, उनकी रूहानी जज्बात को बहुत पसंद किया है। जी हाँ दोस्तों, आज मोर टॉक्स में बिल्कुल लकीर से हट के एक पर्सनैलिटी लेके आया हूं जिनका नाम है रबी शेरगिल। यस, रबी शेरगिल, जिन्होंने जब बुले शाह को गाया तो देश के अंदर धूम मच गई। दुनिया के टॉप आर्टिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है। इंडिया में ए आर रहमान, गुलजार साहब, सबके साथ काम किया, पिक्चरों के लिए भी गाने बनाए। लेकिन खास बात इनकी यह है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, पंजाब की धरती से जुड़े हुए हैं। और इनका जो पैतृक गांव है अजनाला, वो ऐसी जगह है जहां से बहुत संत और बहुत कवि, बहुत गायक निकले हैं। तो उनकी पूरी म्यूजिक के अंदर एक वेस्टर्न और पंजाबी म्यूजिक का और वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का बहुत बढ़िया जुगलबंदी है। खुद गिटार बजाते हैं लेकिन गाते हैं बुल्ले शाह को, शिव बटालवी को और फरीद को और नानक को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रब्बी शेरगिल से बात करके। और जब मैं कुछ दिन पहले इनको मिला तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था उनसे बातचीत करना। और मुझे लगा कि ज़मीन से बहुत जुड़े हुए हैं और इनके 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 जज्बात जो है यंग जनरेशन को जरूर सुनने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट बिफोर यू फेमस म्यूजिशियन, सिंगर and of course a great personality, Rabbi Shergill, for you in more talks. Hope you enjoy it. Thank you. Jai Hind. Rabbi Shergill, what a pleasure to be, recording a interview with you. I've been a big fan of yours. Well, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। thank you for having me here. So tell me, how did you get this name Rabbi? You are born Gurpreet Singh Shergill. तो ये नाम No, कैसे? I think the question is the other way around. How did I get Gurpreet Singh? I mean, this is the name I was born with. सारों के आप देखिए, हिंदुस्तान में सबके दो नाम होते हैं। आपका भी शायद घर में कोई दूसरे आपके मम्मी को दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो ये मेरा घर का नाम था, निकनेम है। और दूसरा जो है ये थोड़ा सा फॉर्मल नेम है। और जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा मैं 7 साल का था जब मुझे नांदेड़ हजूर साहब लेके गए मेरे फैमिली वाले, और वहाँ मेरा नामकरण हुआ। तो जो मेरा प्रॉपर नाम है वो गुरप्रीत सिंह है। और जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो पैदा होते ही कुछ ना कुछ बुलाते हैं घर वाले, तो वो नाम मेरा था। सो गुरप्रीत तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं। स्कूल में गिल बुलाते थे मेरे क्लासमेट्स, और घर पे रब्बी बुलाते थे। सो दिस इज अ लिटिल स्टोरी अबाउट दिस। रब इज अ वंडरफुल, ये रब से रिलेटेड है मतलब, क्योंकि हम पंजाब में रब की बात करते हैं। रब इज गॉड इन ऑल फॉर्म्स। Yeah, my mother was a very spiritual person, so वो चाहते थे कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर एक कोई डिवाइन रेफरेंस हो मेरे नाम के पीछे। तो उन्होंने रबी रखा। मेरे पिताजी जो हैं वो किसान परिवार से हैं, तो किसान के लिए भी जो रबी की फसल है वो भी उसके लिए भगवान का ही रूप है। हाँ तो हाँ। रबी की फसल ही हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इन सब के पीछे जो है जो इटिमोलॉजी है वो यही है कि ये पानी से निकलते हैं। तो जो रबी की फसल उसके अंदर पानी खड़ा होता है, तो इसलिए उसको नाम रबी देते हैं। तो पंजाबी में कहते किसाना दा रबी पानी है जी। सो दिस इज द फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय माय फैमिली। ग्रेट। एंड थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ, या स्कूलिंग एंड कॉलेज। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और मेरा स्कूल था गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में। और मेरा जो कॉलेज था वो SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली था। और जो हमारी नॉर्दर्न कैंपस है। सो आई ग्रू अप इन दिल्ली। आई एम दिल्ली वाला। मेरी पूरी फैमिली उसी यूनिवर्सिटी में गई है। और बड़ा अच्छा था माहौल। आजकल जैसी पोल्यूशन नहीं थी, खुली सड़कें थी, बढ़िया मौसम था, 4 क्रिस्प ऋतुएं हम इंजॉय करते थे। बड़ा अच्छा समा।
Yeah, yeah. I remember Delhi of that time and Delhi now has changed so much. रवि, यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहां मतलब बहुत बढ़िया मिश्रण है, वो किसान परिवार है, धरती से जुड़े हुए हो, एंड आई बिलीव योर मदर या सिस्टर या पोएट्स आल्सो, काफी घर में इस टाइप का माहौल रहा है। मेरी मदर जो है वो दिल्ली का एक बहुत मशहूर कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज, तो उसकी प्रिंसिपल थी मम्मी। सो एंड शी वाज अ स्कॉलर एंड अ पोएट इन हर ओन राइट। हाँ, हाँ। तो और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद वो यहाँ पहुंची थी। जैसे आपको मालूम होगा, जो पिछली पीढ़ी थी ये पाकिस्तान से उजड़ के आए थे और ये अपनी जिंदगी यहाँ बनानी चाहते थे, तो इनके पास जो वसीला था वो ले दे के पढ़ाई था। तो हमारे घर पे तो वो हो गया। हाँ, या तो उनको मेरी बहनों को भी यही एक हिकायत थी, एक सीधा उनको निर्देश था कि पढ़ना है, और मुझे भी ये इंस्ट्रक्शन थी। तो हमारे घर का माहौल पढ़ाई वाला। अम, पर उस पढ़ाई के अंदर भी मेरी मदर जो थी वो समय निकालती थी कविता लिखने के लिए। और मुझे याद है 26 जनवरी होता थी तो मुशायरा होता था, तो मम्मी जाती थी, मम्मी टीवी पे आया करती थी, मम्मी का कोई ना कोई इंटरव्यू होता था। तो एंड द वे शी मेड हर लाइफ, शी बिकेम somebody of note in her circle. She became somebody who really struggled hard to get where she did. So that left a marked impression on me. Um, so so that is she's my inspiration. She's pretty much everything that made me think about achieving more than I thought was possible. स्कूल कॉलेज में जहाँ इतना देखो, आप 70s का हमें दशक पर, मैं तो 10 साल पहले आपसे मैंने जिंदगी देखी है। उस समय ये माँ बाप के बहुत ज्यादा हसरत होती थी, बच्चा पढ़ ले कुछ जॉब करे, कुछ गवर्नमेंट जॉब में निकल जाए। और उस टाइम में आपका ये म्यूजिक का इंटरेस्ट कैसे हुआ और किसने आपको एंकरेज किया? बिकॉज मैं कहीं पढ़ रहा था कि यू अचीव सक्सेस लिटिल लेट इन लाइफ, बट व्हेन यू अचीव यू रियली, मतलब शायद रब ने आपको ना ऐसे एकदम दिया सब कुछ। आपका सही है। आई वॉज 32 when it everything just so I wasn't really old. I wasn't a spring chicken. I think I was at that point in life where you understand कि grounded होना बड़ा जरूरी है। अगर मेरे को 5 साल पहले मिलती वही कामयाबी, तो हो सकता है मैं मेरे पांव जमीन पे ना लगते और मैं हवा में ज्यादा उड़ता। तो मेरे ख्याल से जो हुआ वो सही समय पे हुआ। आई थिंक जो उस वक्त का माहौल था, जो 80s का था, उसके अंदर हिंदुस्तान जिस तरह के हालात से निकल रहा था, हम हम तरक्कीशुदा मुल्क होना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारी भी वक़्त हो, हम जब बाहर जाएं तो हमारे पासपोर्ट का सम्मान हो। उस वक्त पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर हमारा पासपोर्ट जो ऐसे उठा उठा के फेंका करते थे लोग। मुझे याद है मैं पहली बार 1993 में ऐसे कैप्टन यूनाइटेड नेशंस में गया था, तो पासपोर्ट दिखाने में शर्म आती थी। लोग सोचते थे ये कोई लेबर लूबर का काम करने जा रहे होंगे मिडिल ईस्ट में या कहीं यूरोप में। ऐसे ही माहौल। तो हम लोग भूल जाते हैं। आज आज जब हम देखते हैं और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदलाव आया कि नहीं आया है, और तो जिस तरह का बदलाव आना चाहिए तो उसके बारे में बहुत सारी बातचीत हो सकती है। आपकी मेरी राय अलग हो सकती है। दो चीजें मैं देखता हूँ, एक तो हम लोगों के पासपोर्ट की थोड़ी सी वक़्त हो गई है, और दूसरा सड़कें बेहतर हो गई हैं थोड़ी सी। ये दो एक चीजें देखने को मिली हैं। तो कम्युनिकेशन बड़ा जबरदस्त रेवोल्यूशन है इंडिया में, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पर वो उसके लिए हिंदुस्तान अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता। वो बांग्लादेश में भी है, वो माली हाँ, में भी अब तो है, खैर हर जगह, अभी हर जगह है। हाँ, में भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो अम, जो जिस चीज के लिए हिंदुस्तान क्रेडिट ले सकता है वो ये ले सकता है कि मेरे जैसे लोग, जिस तरह के परिवार से मैं आता हूँ, वो एक एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाए। उसके लिए जो भी जिन लोगों ने भी इस तरह की नीतियां बनाई, उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरी सारी बहनें, मेरी सबसे बड़ी बहन वो हिंदुस्तान की एक काफी ऊंची पाई की कवित्री हैं, गगन गिल।
मेरी दूसरी बहन वो स्कूल टीचर है, तीसरी बहन मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, चौथी बहन वो यूएस के अंदर आईटी इंजीनियर। तो हम लोग अगर आज के जमाने की जो पढ़ाई की कीमत है, अगर हम सबको ये, मेरे माँ बाप को ये अगर देनी पड़ती, तो 30 लाख एक साल के दे के 5 बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो अ, हम लोग जो प्रोडक्ट हैं एक किफायती एजुकेशनल सिस्टम की प्रोडक्ट है। तो ये एक हिंदुस्तान की एक बड़ी एक खास बात हुआ करती थी मेरे हिसाब से, और जिसने हम सब लोगों को इस लायक खड़ा कर दिया कि हम कहीं भी दुनिया के अंदर खड़े होके सर ऊंचा करके जी सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। अब आप जैसे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी अपने आप को किसी से कमतर महसूस करेंगे। आपको यूनाइटेड नेशंस में खड़ा कर दिया जाए, आपको जनरल असेंबली में खड़ा कर दिया जाए, तो हम लोग जो हैं हम कहीं भी खड़ा होके अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं I mean, right now in this moment, I'd like to thank all of those people. So, one for my own family's great insistence कि भैया पढ़ाई करनी जरूरी है, और दूसरा कि उस वक्त जो हिंदुस्तान की नीति थी, इस कोई भी कहीं से भी आए वो अच्छे एक मेयार की पढ़ाई हासिल कर सकता है। ये सारा कुछ बदल गया मेरे ख्याल से जब से हिंदुस्तान ने अपने आप को जातिगत तरीके से देखना शुरू किया। जैसे 1989 में शायद मंडल कमीशन आया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक हाहाकार मची। उसके बाद अब जिस तरह के माहौल हम कई बार देखते हैं आजकल बन जाता है, तो जो एक माहौल था जो मेरे ख्याल से शुरू से सिरजा गया था, जिसके अंदर कि आप कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से भी आए उसको बराबर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये एक मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त आइडिया था जिसके ऊपर हमें आज भी पहरा देना चाहिए। मैं आइडिया ऑफ इंडिया पे कई बार बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। फादर के मतलब सिपाही से हम अफसर बन गए और इस रैंक तक पहुंचे, तो इस देश में कहीं ना कहीं इकोसिस्टम मिला हमारे को, है नो। अमौट साहब, मैं एक बात जरूर एक यहाँ इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से आते हैं, वो इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की अकेली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होगी जिसके अंदर आपका जो पुराना बैगेज है वो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। आप जब जब उस ट्रेनिंग से आप निकलते हैं, गुजरते हैं, उसके बाद आप बनिए के बच्चे हैं। जब हम पहली बार मिले थे तब भी हम यही बात कर रहे थे आपसे। यही बात कर रहे थे, हाँ। कोई सुनियारे का बच्चा है, कोई बनिए का बच्चा, कोई किसान का बच्चा है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट का बच्चा, कोई सिपाही का बच्चा, चपड़ासी का बच्चा, कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई जब मतलब आप उस एक प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया जाता है। ये एक बड़ी कमाल सी एक और इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन मुझे दिखती नहीं है। और जो बाकी दूसरी जगह आपकी कास्ट, आपकी क्रीड, आपका सरनेम आपके बैगेज की तरह चलता है। हमारे यहाँ इट इज यू एंड यू एज ए इंडिविजुअल, व्हाट यू परफॉर्म एंड व्हाट यू ब्रिंग। तो ये है कि कोई गुप्ता अग्रवाल भी हो, वो भी कल को जाबाज बहादुर बिल्कुल। बन सकता है। उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि मैं मार्शल रेस से हूं तो मैं ये करूंगा। जैसे हम आज आम जनजीवन देखते हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे जाट, चौधरी, हाँ हाँ हाँ। ये सब लिखा हुआ। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर आर्मी से हैं और आपको आर्मी की ट्रेनिंग हासिल है, तो यू आर फ्री ऑफ ऑल बैगेज ऑफ योर पास्ट। ये आर्मी की एक जो कामयाबी है, इसको ये जरूर इसकी बात करनी चाहिए। और एक दूसरी बात जो आर्मी की मुझे बहुत कमाल की लगी कि हम आजकल जिस तरह के माहौल में रहते हैं, हम जिस तरह के शहरों में रहते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे एस्थेटिक्स बिल्कुल नदारद हैं। आप बाहर चलेंगे, आपको चलने की जगह नहीं मिलती है। आपके शहर घटिया से देखने को लगते हैं। स्लम्स बन गया हमारे शहर अभी, मतलब ऐसी कंडीशन होगी। जिसके पास 200 गज की जमीन है, वो 300 गज पे कब्जा करना चाहता है। आप सड़क पे ना पार्किंग की डिमार्केशन है अच्छे से, ना पैदल चलने की डिमार्केशन है।
तो इसके चलते आप देखेंगे हमारे शहर जो हैं इनके अंदर खूबसूरती कोई सुंदर लगते ही नहीं। पर जब आप किसी आर्मी कैंट में घुसते हैं, अब एक आर्मी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एस्थेटिक्स आपको कहाँ सिखाते होंगे? आप 4 साल है 5 साल कोई है, नहीं सिखाता आपको दुश्मन को उड़ाना सिखाया जाता है। उस है। एस्थेटिक्स की जगह नहीं, पर क्या है कुछ तो उसके अंदर ऐसा है कि वहां द मोस्ट एस्थेटिकल ऑफ ऑल आर टाउन प्लानिंग is to be found in Kants. मैं I think योल we कैंट। picked it up. I think we picked it up something from the British. They had a sense of flowers. They had a sense of space. Space को कैसे यूज करना है, institutions कैसे क्रिएट करने हैं। तो काफी मुझे हद तक आप देखो जैसे मॉल बना हुआ है दिल्ली का, राष्ट्रपति भवन से लेके ये पूरा जो है इंडिया गेट एंड ऑल, ऐसे ही कैंटोनमेंट्स में मैंने देखा है जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो प्लानिंग थी उस टाइम की, वो आई थिंक वो टाइम लेते थे प्लानिंग में, और शायद कहीं ना कहीं वहां से मुझे लगता है ये इन्फ्लुएंस है। इसके अंदर एक जो मुझे चीज अजीब लगती है वो ये है कि कुंभलगढ़ चले जाएं, आप चित्तौड़गढ़ चले जाएं, आप अजमेर का किला देख लें, आप आगरा देख लें, आप हम्पी देख लें, आप मोहनजोदड़ो देख लें, हड़प्पा देख लें। हम लोग तो मतलब पता नहीं कब से टाउन प्लानर थे, ऐसे आला यस, टाउन प्लानर थे। वो सब टाउन प्लानिंग कहाँ गए जाती है जब हम अपने शहरों पे आते हैं? और क्यों उसके लिए हमें ले दे के सिर्फ अंग्रेजों के तौर तरीकों के ऊपर उन्हीं की कदम ताल पे चलना पड़ता है? हमारे पास भी तो बहुत कुछ था। पर आज अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर मुझे एक चीज हैरानी यही होती है कि जिन्होंने मैं मेरे लिए जैसे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का जो था वो एक बड़ा ही नया अनुभव था मुझे। उसको देख के मालूम चला कि हिंदुस्तान, भारत दरअसल अम, इसकी इसकी जो सोचने की और इसकी जो प्लान करने की जो काबिलियत है वो किस दर्जे की रही होगी। जिस वक्त आप 5,000 साल पहले अगर आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथाल अगर इन पे चले, यूरोप ही नहीं था। एब्सोल्युटली। आपके पास ना जर्मनी है, ना इंग्लैंड है, ना कुछ है, ना उनका वो ऐसा साम्राज्य है जो वेयर द सन नेवर सेट, कुछ भी नहीं है। तो और ये लोग अपनी जहाज के ऊपर हाथी डाल के मेसोपोटामिया तक लेके जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण हम अपने से अलग हो गए हैं। हम अपनी जो हमारी धरोहर है, जो हम जिस तरह की हमारा जो हम वजूद है, हमारा जो वजूद रहा है, एक द एक आइडिया ऑफ इंडिया, वी कम बैक टू द, हाँ। जिससे हिंदुस्तान अलग हो गया और उसको ढूंढने की जरूरत है। वो आज भी नहीं है। और आज भी जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह से आज जो सबसे मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वी आर हमारी जो फिलोसफी, हमारा फलसफा है वो नॉन मटीरियल है। हम अंतर्मुखी हैं। हम सब कुछ ले दे के हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे वेद वेदांत देख लीजिए, चाहे आप हमारी सिटीज देख लीजिए, आप मोहनजोदड़ो और अमृतसर इनका डिजाइन देख लीजिए। हर जगह पे पानी का संरक्षण है, हर जगह हाँ, पानी को रखा जा रहा है, हर जगह अपने माहौल के साथ एक तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। नेचर के साथ एक तालमेल है। एनिमल्स के लिए भी जगह है, हमारे लिए भी है, इंसानों के लिए भी है। जंगल भी है और संस्कृति भी है, सिविलाइजेशन भी है। ये सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं और एक बैलेंस है। और जब आज देखते हैं कि हर भाई अगर आपको नोएडा अच्छा चाहिए, ग्रेटर नोएडा अच्छा चाहिए, गुड़गांव अच्छा चाहिए, तो दरिया तो जाएगा, तो जंगल तो खत्म होगा। ये एक अजीब किस्म की एक प्री कंडीशन लगा दी गई है हम पे। नहीं नहीं, अगर और जब किसी से बात करो कहेगा तुम्हें तो तुझे पानी नहीं चाहिए घर पे, तो अगर आप बोलो कि ये ग्रेटर नोएडा के अंदर गंगा का पानी क्यों आ रहा है भाई, गंगा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा कहाँ है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वहां से पानी लेके यहां तक आ रहा है? इजंट देयर समथिंग स्ट्रेंज? जो पानी नेचुरली पूरी जमीन के नीचे जाना चाहिए था, हर किसी को मिलना चाहिए था, जज्ब होना चाहिए था, जो एक नेचुरल सिस्टम बना, हम इतनी क्यों उसके अंदर जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों हम अपने पुराने शहर हमने ठीक नहीं बनाए? क्यों हमें नए 5 बेडरूम के महल चाहिए हर किसी को? अब यूएस के अंदर भी जाएंगे, बड़ा घर होगा, 2 बेडरूम होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं। यस यस, एग्जैक्टली
एग्जैक्टली एक या दो बाथरूम होते हैं पूरे उसमें, अब यहाँ ये में तो हर कमरे के साथ ही। है, एक जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर एक बाथरूम होता है, यहाँ हर घर के अंदर 5 बाथरूम। अम, और हर वैसे आप देख लीजिए जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका, ये तो रेगिस्तान है। अम, यहाँ पानी वानी बहुत ही नीचे से निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। यहाँ अ, अब लोग ऊपर इंफिनिटी पूल्स बन रहे हैं और स्प्लैश पूल्स बन रहे हैं, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहीं तो कुछ अजीबोगरीब हुआ है हमारे दिमाग के साथ। अम, वरना कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के जो रचयिता हैं वो इस तरह की बात कैसे सोचेंगे? दे वुड थिंक अबाउट, आप उनके देखिए वो जिस तरह से वो बॉली बनाते हैं, जो उसका डिजाइन इतना खूबसूरत Yes. बना हुआ है पूरे वो। राजस्थान में देख लो आप, जोधपुर में या इधर दिल्ली में भी हैं, बाउलीज हैं, और जिस तरीके के हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं। आप जैसे राजस्थान की आपने बात करी, राजस्थान तो एक करिश्मा नहीं है क्या, कि जहां पानी है ही नहीं, जहां कुछ उगता नहीं है, वहां ही आपकी सबसे बढ़िया आपकी सिविलाइजेशनल विरासत। मैं आप मेहरानगढ़ का किला देख लीजिए। मतलब मैंने वो देखा, मैं देख के हैरान रह गया, मैंने कहा यार ये भी है कोई, अजमेर देखा, हैरान रह गया। वहां तो अकबर ने अपने लिए वो भी बना रखा था कि पानी चल रहा है और हवा आ रही है, नेचुरल टनल हाँ बनाई हुई। एग्जैक्टली, ठंडा ही है, ठंडी हवा आ रही है। हाँ यार ये क्या, कुछ तो हो रहा है ना यहाँ, मतलब कुछ तो अजीबो गरीब कुछ चल रहा है। तो अब जब वो सब आज के माहौल में देखते हैं, ग्लास बिल्डिंग बन रही है जिनको कूल करने के लिए पता नहीं कितना एसी लगाना पड़ेगा। मतलब आप 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं, जहाँ एक मटर का दाना भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की अजीबो गरीब जो the way we are thinking and how it's been disrupted is a question of great curiosity for me. I'm baffled by it. और आपके जैसे जो सियाने लोग हैं इनके साथ जब मिलता हूँ तो ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। जी। वेरी गुड। मैं उस दिन भी यही बात हुई थी, बट आई वांट टू कम बैक टू योर म्यूजिक। हाउ डिड दिस यू नो song happen, this album happened, Bullah Ki Jaana, कौन मैं कौन, and where did you get this, just the way you sang it, मतलब it touched millions of hearts। अभी भी देखो, मैं आपके इंटरव्यू से पहले वही दोबारा से आपके गाने सुन रहा था, मैंने कहा कहाँ है यार ये, कहाँ से निकला ये रब्बी शेरगिल के अंदर से, ये सूफी बहुत रॉक बहुत स्टार। मैं ये कहूंगा कि मेरे अंदर से नहीं निकला, ये हिंदुस्तान के अंदर से निकला है। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अल्टीमेटली अपने आसपास का माहौल जो है इसको ऑनर करने की कोशिश करता है, इसको चैनलाइज करने की कोशिश करता है। एक देखिए, मैं जब बड़ा हो रहा था तो जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ उसके अंदर आपको पहले बोल चुका कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन अचानक एक उसका एक संकल्प हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। और सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा कि एनआईआईटी खुला। एनआईआईटी जो था वो आपके लिए एक किस्म का एक विंडो थी जिसके अंदर आप जाके आप अमेरिका जा सकते हैं, यू नो। सो दैट वाज द वन बिग साइन ऑफ प्रोग्रेस फॉर अस। बट उसके साथ एक बहुत दूसरी चीजें होनी शुरू हो गई। उसके साथ ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब हिंदुस्तान बढ़ा तो हिंदुस्तान का प्रोग्रेस करने का मॉडल ही नहीं था, उनके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर ही कुछ और चलता। तो वो ऑल दैट रिजल्टेड इन वाज अ ह्यूज केओस। जो आपके नेबरहुड से मोहल्ले थे जो जितने कच्चे थे वो उतने खराब हो गए। तो आपकी जेब में पैसा आ गया पर आपके इर्द गिर्द का माहौल घटिया हो गया। तो इसके अंदर इसको समझने के लिए कोई भी आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, उसकी आत्मा कुछ ना कुछ कुरलाती है, कुछ रोती। तो मैंने उसको हिंदुस्तान की जो रूहानी परंपरा है इसके अंदर ढूंढना शुरू कर दी है। आई फाउंड बुल्ले शाह जैसे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि एक किस्म का रूहानी सफर नहीं है इसके अंदर कुछ, एंड एवरीथिंग मीन्स द सेम। जैसे आप बोलेंगे जो वेदांत है वो बोलेगा कि हर हर शय के अंदर ईश्वर है, ठीक है। और आप वैशेषिका देखेंगे तो वो बोलेगा इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। सांख्य बोलेगा इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर। तो विच इज बेसिकली द सेम वे ऑफ सेइंग द सेम, डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। जब आप हर चीज के अंदर नेगेट कर रहे हैं तो आप हर चीज के अंदर कह रहे हैं अगर हर किसी के अंदर भी नहीं है इसका मतलब सबके अंदर है।
So when I was looking for some anchor, I felt I was मुझे अपनी जो वजूद है वो हिलता हुआ महसूस हो रहा था अपने से। मेरी मुराद हिंदुस्तान का जो वजूद है वो मुझे हिलता हुआ महसूस हो रहा था कि जिस तरह के एक स्टेबल माहौल के अंदर मैं पला बड़ा था, वो इस एनआईटी किस्म की लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइज्ड उसके अंदर एक हिलती हुई मुझे महसूस हो रही थी। उसके साथ आई वांटेड टू फाइंड समवेयर दैट आई कुड एंकर माई सेल्फ। एंड आई ग्रू अप इन अ हाउस व्हिच इज प्रैक्टिकली अ लाइब्रेरी। पता नहीं हजारों किताबें थी मेरे हर कमरे के अंदर, किताबें होती थी, कोई डेकोरेशन कम होती थी और किताबें ज्यादा होती थी। तो वो किताब पढ़ी मैंने। वो किताब जो थी बुल्ले शाह की काफियां थी उसके अंदर। एंड आई वाज बाय दैट टाइम आई बिकम अ डिसेंट एट प्लेइंग गिटार। एंड सो मैं यही कोशिश करता था कि आई वुड मेरे ख्याल गर्मियों के दिन थे, पंखा घूम रहा था और शाम का वक्त था, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल रहा होगा। and I started, I opened the book and I said, okay, I will. मैं इस तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट किया करता था कि आज मैं इसके अंदर से कोई एक लाइन खोजूंगा जो which vibes with me, you know. And then I looked and this thing came out and is Bulleh Shah। जो बुल्ले शाह जैसे आप देखेंगे कि एक पंजाब की पैदाइश हैं और आज हम उनको अलग देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये शायद वेस्ट से आए हैं या मिडल ईस्टर्न समझते हैं। कोई भी किसी के नाम के अंदर अगर हमें इस्लाम दिखता हुआ हमें लगता है तो हम उसको उसकी अदरिंग कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये दूर से है, ये हमारा नहीं है कुछ। तो जब मैंने उसको खोल के पढ़ने की कोशिश करी तो उसके अंदर नाम है मोमन विच मसीता, नाम है विच कुफरदियां रीता, नाम है पाका विच पली, हर चीज को बुल्ले शाह कह रहा मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। सो इट वो एंड जो वो जिस बोली में लिखते हैं, जो लहजा है वो मेरे मेरे इलाके का है। मेरे इलाके से मेरा मतलब मेरे पिताजी के जो उनका जो गांव है पुराना अमृतसर के अंदर, हमारा जिला है अमृतसर और तहसील है अजनाला। तो उसके अंदर जो जिस किस्म की पंजाबी बोली जाती है और जो मैंने किताब में ये रावी नदी के ये रावी नदी के दोनों पार की भाषा है। ये एक तरफ ब्यास है, दूसरी तरफ रावी है। तो इसके बीच का इलाका जो है इसको हम माझा कहते हैं। खैर इसके आगे चनाब आया तो वो भी जो है वो भी माझा ही माना जाता है। माझा जो है ये एक सेंट्रल एरिया है। इसकी जो जबान है अब इसके अंदर पंजाबी के बड़े सारे क्लासिकल कवि हुए हैं, जैसे सुल्तान बाहू हैं, जैसे शाह हुसैन हैं, बुल्ले शाह हैं और जो बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद और मुल्तान से मेरी अपनी मदर हैं। तो जब मैंने जो मेरे दिमाग के अंदर लिंग्विस्टिक एक समझ थी जो अपने परिवार से उनकी बोलचाल से जो मेरे दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया था, अब जब उस सॉफ्टवेयर के जरिए मैंने बुल्ले शाह को समझने की कोशिश करी तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द की चीज है। तो ये मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे परिवार का कोई बड़ा बूढ़ा बात कर रहा हो। And it just vibed with me and what it was talking about helped me anchor myself in what I felt was a tumultuous time for India and myself. I come from a culture or a family or a time in India जहाँ मटीरियल एक्विजिशन से ज्यादा आपको नॉन मटीरियल एक्विजिशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। मैं जनवरी के अंदर कुछ अलग तरह का म्यूजिक सुनने को मिलता था, कुछ और मिलता था। फिर कोई गुरपूरब आ जाता था, फिर जन्माष्टमी आ जाती थी, फिर दिवाली आ जाती। तो अलग तरह का एक कुछ ना कुछ एक आध्यात्मिक संगीत सुनने को मिलता था, और all of that is programming us, all the time when it was a good time to grow. I mean, it was beautiful. You could go out. Winters were beautiful. Now that पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, हमारे NCR के अंदर तो we have killed winters. The joy of winters is gone. Absolutely, I agree with you. धूप में बैठना और मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और उस टाइम की एंजॉय करना, आग शाम को जलाना। अब तो बच्चों को ये बोलते हैं भैया तुमने खेलने जाना है, 4 से 5:30 के बीच में खेल के तुरंत आ जाना,
जब AQI 200 से ऊपर होगा हम बाहर नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। अब तो इस तरह से करना पड़ता है, खुद भी नहीं जा सकते हैं। मेरे को बाइकिंग का बहुत शौक है, बाइकिंग भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पोल्यूशन इतनी ज्यादा है। मेरे को डस्ट जब एलर्जी। ये आप बुल्ले शाह पे दैट इज ट्रू, दिस इज व्हाट, हाउ डिड दिस सॉन्ग रियली हैपन एंड हाउ डिड यू, मतलब इसको, इसका क्लिक करना इस गाने का और बुल्ले शाह की। मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ लोगों को, बुल्ले शाह का, कबीर का, नानक का, स्वामी विवेकानंद का। मैं इन संतों का बहुत गुहार करता हूँ अपनी क्लासेस में यंग जनरेशन के साथ। ये सोल है इंडिया का, ये ना जी सोल है हमारे वतन का, ना हमारे देश का, हमारी मिट्टी की उसमें खुशबू है। तो ये कैसे हुआ कि मतलब आपने गिटार, आपका कॉलेज में आपका बैंड था काफिर, तो उसका थोड़ा बताओ। और ये इफ यू कैन जस्ट मोर एंड मैं मोर आई वांट टू हियर दिस फ्रॉम मैं बुल्ले शाह का, बुल्ले शाह से ज्यादा जो सबसे पहला मेरा जो एंट्री पॉइंट है म्यूजिक के अंदर, या इस तरह की चीजों में, कविता के अंदर जैसे मेरी रुचि पैदा हुई, तो उसके अंदर जो पहली मेरे लिए खिड़की है वो शिव बटालवी है। शिव और बटालवी, यस, पंजाब। शिव हाँ। शिव बटालवी, बटाला जो है वो भी मेरे हमारे इलाके का है। तो उनकी जो जबान है वो भी तकरीबन मेरी खुद की जबान है। तो जब उनकी जबान मैंने सुनी, उसकी जो उसके अंदर रूपक अलंकार वो इस्तेमाल करते हैं, वो इट वाज जस्ट force of nature. It was like entering a storm. It just did something to my soul. और उसके जरिए मैं जो the first song that I absolutely fell in love with was बिरहा तू सुल्तान। और बाद में मुझे मालूम चला कि यही बाबा फरीद का लिखा हुआ पुराना, और यही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी है। तो शिव बटालवी कह रहे हैं, बिरहा बिरहा आके बिरहा तू सुल्तान, जित जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान में। ये तो फरीद के साथ उनका सेम है। देन उनके जो है फरीदा नहीं, सेज बिन बिरहत हिंदी ठीक तरीके से उजड़े कब्रिस्तान। सो आई वाज like a love struck youngster adolescent at that point, always you're crushing on some girl, and thinking that I have some deep pain, and just pretending to be in some great love affair. Obviously it's all in my head. um, all of all of this was somewhat assuaged. The living condition of my life was greatly helped by poetry. So poetry became this huge comfort for me, जिसके जरिए मैंने I just, it was the big crutch, psychological crutch through which I lived my life at that point. And slowly I just fell in love with Bulleh Shah, Sultan Bahu is again a huge love of my life, and I haven't done justice to him. It's something that I want to sing more and more. Then Farid. So I think all of this was a result of me just practicing guitar, opening a book, and saying, is there something which makes me jump up and down from the rooftops? पोइट्री को ये करना चाहिए। आपको कोई अच्छा पोइट मिलता है तो आपको, आपका दिल करना चाहिए कि मैं सड़कों पे नाचूं, या मैं सबके सामने रोऊं, या some sort of emotional cloudburst should happen. I mean, so I can count those people in my life. There is Shiv Batalvi, there is Farid, there is Bulleh Shah, there is Harbhajan Singh, there is Lal Singh Dill. These are the people. What about साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके ग्रोइंग ईयर्स में कुछ किया आप पे इन्फ्लुएंस या नहीं? देखिए, ये जो हिंदी म्यूजिक है, हिंदी म्यूजिक के अंदर मोट साहब एक जो जो 50 और 60 का जो दशक है, इसके अंदर जो हिंदी म्यूजिक बना है वो तो काबिले तारीफ, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। पर हिंदी म्यूजिक के अंदर एक मुझे एक चीज जो है हमेशा, अब ये एक बहुत ही छोटा सा एक विश्लेषण है, मतलब ये मेरी कोई ऐसी राय नहीं है कि ये कोई ब्लैंकेट राय नहीं है, और ना मैं इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ एनी सॉर्ट, बट दिस इज समथिंग दैट आई फेल्ट। क्योंकि साहिर लुधियानवी जो है बहुत आला दर्जे के शायर हैं,
गुलजार साहब बहुत आला दर्जे के शायर हैं, और शकील बदाऊनी और इंदिवर और कैफी आजमी, और ये इस यस, तरह काफी आजमी, या ये ये बहुत आला दर्जे के शायर हैं। पर जो जो फिल्म म्यूजिक की एक प्री कंडीशन है वो ये है कि आपको कैरेक्टर्स के लिए लिखना है, और आपको ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखना है। तो अब आप जो अपनी प्रेमिका से कहना चाहते हैं, तो आप पूरी दुनिया से हट के कहना चाहते हैं, आप खिड़की बंद करके पर्दे लगा के कहना चाहते हैं। और हिंदी म्यूजिक के अंदर ये है कि ऑडियंस के लिए कहना चाहते हैं। So it's a sort of a theater, it's poetry for theater, which is, and I always felt it should be a little bit. So I felt it was a little staged, most of this music, and I was looking for intimate stuff to say, and that I found in Western music, Western poetry, Western rock music, really. So I started appreciating intimate stuff. And that intimacy in poetry started for me I started looking for people जिनकी पोइट्री के अंदर मुझे इंटीमेसी दिखाई देती थी, तो वो मैंने बहुत सारे ढूंढे, और रामधारी सिंह दिनकर और ये सब जो है, इसके लिए आपको, मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं आपको सच सच बताऊं, तो दिल्ली की जो जबान है वो हिंदुस्तानी जबान है, हिंदुस्तानी जबान है, करेक्ट। बोलते हैं, हाँ, हम हैरानी बोलते हैं, हम आश्चर्यचकित नहीं बोलते हैं, हम फौरन बोलते हैं, हम तत्काल नहीं बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। अभी भी हम हमारी भी भाषा ऐसे ही है जैसी कि मतलब उस टाइम की थी, है ना, वो जी जी। वर्ड्स हमारे जहन में अभी भी। हाँ, तो हम जो आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पुराने हैं, तो हमारी जो जबान है वो एक मिली जुली कॉस्मोपॉलिटन, वी डोंट रियली थिंक इट्स इस्लामिक और एनीथिंग, इट्स जस्ट समथिंग दैट इज देयर, समथिंग वी वर ग्रोन अप विद। हाँ, व्हेन आई रीड वेरी संस्कृताइज्ड प्रोज or Sanskritized stuff, so there is this thing, it doesn't immediately speak to me. So मुझे गालिब बहुत पसंद है, मुझे मीर बहुत पसंद है, मुझे साहिर लुधियानवी भी बहुत पसंद है। फैज ने भी जो देखिए, फैज जो है, फैज बहुत कमाल लिखते हैं, पर फैज से मेरी एक शिकायत है, वो पंजाबी है यार, जाट है। उन्होंने पंजाबी के अंदर जो बहुत कम लिखा है, बहुत कम लिखा है। ठीक है, तो व्हाट अमृता प्रीतम, मैं आप अमृता प्रीतम के बारे में। बहुत कमाल है। अमृता प्रीतम का एक गीत है, तुमको हक है कि भूल जाओ मुझको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की। इस तरह की कई चीजें हैं। कैफी आजमी का मुझे, आई रियली लाइक हिम। ऐसा बहुत कुछ है, लाइक फॉर इंस्टेंस जो मोहम्मद रफी ने गाया है, मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान की पीक है। मोहम्मद रफी इज द पीक ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। उसके बाद से वी सी द नेक्स्ट बिग गाय इज किशोर कुमार। किशोर कुमार इज ग्रेट, बट ही इज, शायद मोहम्मद रफी यहाँ होंगे, किशोर कुमार, मतलब 19-20 का फर्क है। किशोर कुमार 19 हैं और वो 20 हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो जो हिंदुस्तानी एस्थेटिक्स धीरे 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 कम आई। इसके अंदर सिंगर्स का रोल नहीं, इसके अंदर फिल्म मेकर्स का रोल है। फिल्म मेकर्स जो हैं, जैसे जैसे वो एंग्लिसाइज होते गए, और इसके अंदर आखिर के अंदर हम 21st सेंचुरी के अंदर मेरे जैसे लोग आ गए, और फिर हमने पूरा ही बदल। देखिए 90s जो है ना, ऑलमोस्ट एक लॉस्ट जनरेशन है फॉर इंडियन म्यूजिक, that said nothing to anyone. It's those songs, you don't want to play them right now. They mean nothing to you. They've not become the backstory of our lives. The backstory जो हमारी जिंदगी का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो 50-60s है आज भी हिंदुस्तान में। ठीक है, तो 90s जो है वो, उसके अंदर इतना अजीबोगरीब म्यूजिक आना शुरू हुआ कि it left us confused. I think it was a confused decade. तो हम सब लोग जो हैं बिल्कुल हट गए उससे। और मेरी जनरेशन थी, मैंने कहा यार ये बहुत ही एक स्टेज्ड म्यूजिक है, किच है यार, दिस इज नॉट रियली व्हाट आई रियली वांट स्पेंड एनी टाइम विद। So I went in an absolutely different direction, and this is what other people were doing too. Colonial Cousin was doing this, Lucky Ali was doing this,
और पाकिस्तानी ब्रेदरन वो डूइंग दिस जुनून, ये वो कर रहे थे। तो हम सब लोग जो थे, वी वर, जो वेस्टर्न म्यूजिक था उसके अंदर एक इंटीमेसी थी, उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी थी। बंदा यार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन अगर किसी छोटे टाउन से आ रहा था, वो छोटे टाउन की बात करता है। डिलन जो है वो अगर एक बिल्कुल ही एक पक्कड़ आदमी की जिंदगी जी है तो पक्कड़ आदमी की बात करते हैं, जमीन से जुड़ी हुई कोई ग्रेन है उनके पास, तो उसकी बात हो रही है, वो इट वाज हिटिंग अस। तो हम लोग, मेरी जनरेशन जो है वो उससे काफी मुतासिर हुई, और वे धीरे धीरे आई फेल्ट कि आई माई ड्यूटी वॉज टू पिक दैट and fuse that with my Indian reality. And this is what I was trying to do with Bullah, Tere Bin, and my other songs. I wanted to my specific intimate truth, but in a musical form, which was really my music, which was really. देखिए हिंदुस्तान जो है ना, इसने हमें जो वेस्ट है इसको ऐसे एक पेडेस्टल के ऊपर, एक पाए के ऊपर रख के हमें प्रेजेंट किया। और अगर आप 90s में होते, 80s में होते, आप पब्लिक स्कूल में जाते, तो आपको मालूम होता कि अंग्रेजी जो है करेंसी है। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपकी जिंदगी के हालात अच्छे होने की उम्मीद है। पेरेंट्स आपको, स्कूल की टीचर्स भी अंग्रेजी बोलती थी बोलने के लिए, आज भी हम बोलते हैं अपने बच्चों को। तो उससे क्या हुआ कि जो इंडिया, जो वेस्टर्न म्यूजिक था, इवन दैट वाज प्रेजेंटेड टू अस एज एन एस्पिरेशनल थिंग टू मी, and I felt like doing it, you know, and I felt I picked up a guitar, which is a Western instrument. I picked up rock and roll. Absolutely. It's again a Western instrument, and you and I, we wear Western clothes. हमारी institutions Western है. Everything around it's like almost कि हम एक कॉलोनी है, और हमें मास्टर को मालूम नहीं है कि हम उसकी कॉलोनी है, you know. But we are colonies. तो हम हैं, हमारी आप देख लीजिए, हमारी जूरिस्प्रूडेंस, हमारी आईपीसी, हमारी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑल वेस्टर्न। एब्सोल्युटली। तो उसके अंदर वेस्टर्न म्यूजिक अगर आपको प्रेजेंट किया गया एज एस्पिरेशनल, तो ये कोई ऐसी हैरानीजनक बात नहीं। तो यही हुआ मेरे साथ भी, एंड आई वाज ट्राइंग टू अमैलगमेट ऑल ऑफ दीज डिस्पैरेट influences, suggestions in my environment. It's like the mother culture was whispering this song. At the same time, my own culture, where I came in from a very earthy background. Like I had I lived with a grandmother who could be from the 12th century. You know, वो जिस तरह की उसकी सोच थी, जिस तरह की वो जबान बोलती थी, जिस तरह, so it was a strange 21st century and 12th century. They were both existing. They were coexisting. They were coexisting in the same room for me. So all of that, I think, कोई amalgamation हुई, और कुछ आपके सामने, जो कुछ आपको अजीबोगरीब या शायद अच्छा लगता है. So it is, this unique feature of these unique circumstances. Who encouraged you for, अपने कॉलेज में भी आपने म्यूजिक करी, एंड उस जमाने में टू बी, चार बहनें हैं, मदर ठीक है, पोएट है, बट एक एस्पिरेशंस हैं घर की। वो जो 8-10 साल आपने अपनी लाइफ में म्यूजिक को डिवोट किया, आपने भक्ति करी, मैं तो कहता हूँ यू आर अ सेंट इन सम वे, जिस तरीके की आपकी बातें हैं। उसमें किसने आपको एंकरेज किया रबी टू बिकम व्हाट यू आर टुडे? किसको श्रेय जाएगा इसका? देखिए, मैं इसका श्रेय जो है मेरे पेरेंट्स को ही जाएगा। और मेरे पेरेंट्स, जो मैंने आपको पहले बताया, वो उनकी जो हसरत थी वो तो ये थी कि मैं एक अच्छी नौकरी लग। मेरे पिताजी कहते थे कि तेरे को हर सुविधा हमने मुहैया कराई है, भाई तू आईएएस लग जा, तू कुछ लग जा। मेरी मदर जो थी कहती, बेटा तू पीएचडी कर ले, तेरे घर में सबने पीएचडी कर रखी है। तो उनकी, दे हैड द सेम मिडिल क्लास ड्रीम्स फॉर मी, बट माय मदर वाज ऑलरेडी at the peak of what that life meant. My mother had already become the principal. She was already a PhD. She was writer and a poet. मतलब लिखने वाले लोगों का अलग, उनका बर्ताव, उनका जहन में बातें अलग होती हैं. Her opinion was sought after. She was well traveled, and
My father was a landed gentry. I mean, I have to confess, I wasn't slumming it. I had an AC in my room and food in my belly, and keys to a car which was full of petrol. So let's just be honest. I wasn't slumming it by any stretch of the imagination. Um, all बट एट द सेम टाइम मेरी जो स्ट्रगल थी वो दूसरी किस्म की स्ट्रगल थी, शायद जहनी स्ट्रगल थी, एक इंतजार की स्ट्रगल थी कि मैं कितनी देर इंतजार कर सकता हूँ. मेरी स्ट्रगल जो थी दैट वाज विद माई सेल्फ, एंड मैं इकलौता था. सच्ची बात ये है, मैं इकलौता था. आप सोच लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर इकलौता लड़का, अपना किसान का इकलौता लड़का, और वो गाना, वो सिर्फ गिटार और बुल्ले शाह और इन्हीं की चीजों में है सारा दिन. यू आर प्लेइंग दिस. जी, माय फादर वुड से, माय फादर हैड दिस थिंग, यू सेड, पुत्रा देख, मेहनत कर ला, आईएएस लग जा. आईएएस नहीं बनना, पीसीएस बन जा. पीसीएस नहीं बनना, पटवारी लग जा. सो ही हैड दिस ग्रेडिंग कि भैया तू कुछ तो हो जाना, तो हो जा सरकारी नौकरी. हाँ, तो कहते देखिए कुछ ऐसा कर ले. तो मैं आपको सच बता दूं, मेरे पिताजी जो थे उनके पास 10 एकड़ जमीन थी, which is not a lot by any stretch of the imagination, but it is a comfortable life. Even if I was to just somehow work my land, and I could have grown it a little bit, I could have scaled it up, it was a decent life. At the same time, I was also पढ़ाई कर चुका था, एमए कर रहा था, एमबीए मैंने शुरू किया, 1 साल किया. उसके अंदर मार्केटिंग जो थी वो मेरे को मेरी रूह कुरलाती थी. कोका कोला की सोडा वाटर, रंगीन पानी की बोतल बेचनी पड़ेगी. इट जस्ट couldn't. And then I went and did a job in Times FM. So I was working also, and then I started making jingles. And you were making ads ना, छोटे छोटे आपने Yamaha वगैरह के लिए jingles बनाए. That started to happen, but at the same time the dream was to create a song which India sang. I'm telling you, I willed it. I bent the universe to my will simply by wanting it so much. I'd go, I'd get up in the night if I had to go to the bathroom. I remember saying to myself, ladies and gentlemen, we present to you Rabbi Shergill. I imagine I was in a stadium. It's this programming, you program yourself to achieve visualization. Power of visualization कहीं ना कहीं आपके था ये कि मैंने रब्बी शेरगिल नाम होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. It's power of visualization. It's purely ego driven. It's I mean, there is no musician in my family. I did not receive any great instruction in it, and I'm just a kid with lots of self-taught, mostly self-taught. Mostly self-taught. But when I was 21, I asked my father for a loan, and he gave me 2 लाख रुपए दिए. बहुत होता था उस वक्त 2 लाख रुपए. और मैं सिंगापुर गया. सिंगापुर से जाके मैं रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट खरीद के लाया, on which I started making my first demos and did all the rest. And my father had other dreams for me, but he did not. He enabled my own dreams still, and he was a very loving man, very affectionate man. He was like my mother. So मैं जो कुछ भी उनकी बदौलत हूँ. उन्होंने, वो क्या करते थे, मेरे को सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते थे. I was a pampered brat. और उनकी एक फेवरेट डिश थी. हम पंजाबी किसान परिवार से, तो हमारी एक किसान डिश है चूरी. रोटी लेते हैं, घी लेते हैं, देसी. मैं उसी धरती का हूँ. चूरमा जो है, चूरी या चूरमा. तो वो एक माँ बाप के प्यार की आप मतलब उसको पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, परीक्षा भी कह सकते हैं. वो ये है कि गरम रोटी को अपने हाथ से चूरना. तो मैं भी जब करता हूँ, मुझे मालूम है कि दिस इज प्योर लव. आई मीन यार, गर्मियों में करना पड़े तो आप कहते हो यार ये क्या है. सो माय फादर रोटी बनाना वैसे. So he would do this for me day in day out. मई जून के अंदर भी हो, he wouldn't care. He just wanted to feed me that thing. To him, that was love. So that is something I know for a fact.
the one thing that has helped me a great deal, and which I think all parents must do for their kids, is to remove all doubt in their mind whether they are loved or not. The kind of psychological certainty about being loved, ये हर किसी बच्चे का एक गिफ्ट होना चाहिए. ये हर माँ बाप को अपने बच्चे को देनी चाहिए. So my father and my mom, but more my father, they gave me this ironclad, rock solid certainty about me being loved. मतलब मुझे जैसे 7 खून माफ थे, मैं कुछ भी कर सकता. I could have abused that love also, but I was always aware of who I was, where I was, and how it would crush them. So I never abused it. But I received so much love. Now, after having received that much love, I needed to pay back. But paying back was a different kind of paying back. I wanted to do something. And see, my mother was already a principal. And if I went on this academic road, this is the max I could have gone. Maybe vice chancellor ban jata kahin. But so she became somebody I had to go beyond. And this is what we are ultimately. हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ही एक मार्क है, एक रेस के एंड के अंदर टेप है जिसको बच्चों ने क्रॉस करना है. बच्चे उससे आगे मतलब आपके बच्चे आपसे आगे जाने की कोशिश करेंगे. आपकी भी यही एक चाहत होगी कि मेरे से आगे जाएं. तो I had this dream, and and then finally when it all happened, I would ask my mom. So I'd say, Mom, so what feels greater, your own success or your kid's success? She says, no comparison. Your success means way more than anything my success would have ever meant. And so that kind of love where you become an extension of someone, they become an extension of you, like my father. My father is everything to me. He's my muse. He's वो मेरा आधार स्तंभ है. He's I don't think I'll ever be able to love my kid with the same intensity with which I was loved. At the same time, I almost think I cannot love anyone more than my father. My father and I, we had a relationship where I never expressed to him what he meant to me, but he meant like the world to me, the universe to me. He was my key to the hereafter, all the goodies, all everything. And I, in my mind, I idolized him. So that became, I became what I became because of all of these, these conditions at home and, the world outside. ये नहीं, जब ये रिलीज हुआ ये सॉन्ग बुल्ले शाह का, the way it hit, अभी भी यूट्यूब पे देखो ना, कमेंट्स पुराने लोगों के इतने ज्यादा आपको लोगों ने प्यार दिया, पसंद किया. ये कैसे हुआ? मतलब फाइनली व्हाट प्लेटफॉर्म, हाउ डिड इट हैपन? और आपको लग रहा था अब आ गया, रब्बी शेरगिल हैज अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव? देखिए, जो प्रेम है ना, जो ये it's a very weird thing. It's not a real tangible thing. आप ये नहीं कह सकते हैं कि खाना खाते हैं, आपकी सेंसेस बोलती हैं हाँ यार पेट भर गया. जो फेम है, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, it doesn't work the same way. It's not आपकी सेंसेस कभी भी ये नहीं कहती हाँ I've done it, या अब मेरी भूख अब मैं तृप्त हो गया हूँ. ऐसी एक कभी भी कोई अनुभूति नहीं होती है. होता ये है कि you say, is this it? Playing to a stadium, is it? Just coming back and people loving you and going everywhere and getting recognized, beautiful women wanting your number, wanting to take your, is this it? Because ultimately in the end is you and I, we are alone. आप
you can't be in a state of constant buzz, constant excitement. आपने भी वो एक छोटे लेवल के ऊपर महसूस करी होगी, और so that buzz is very exciting, but it's very draining. It fatigues you, and you start questioning if this is what you truly want. And मैंने आपको बताया कि मेरा घर का माहौल ही एक बहुत ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, और so I'm constantly having a conversation with myself that this is it. एक समय आया जब मैं एक महीने के अंदर 20 शोज कर रहा था. तो I would travel, I would do a show, get into my car, go to another town, do a show, go to another. And at some point you said, ये काम लगने लगता है, काम लगने लगता है, और you have to remind yourself of some beauty. आप भी, if something becomes mechanical, something becomes rote, then you say, you start questioning it, and you start looking for the real beauty somewhere. You say, is there a beauty somewhere? Is there a beauty somewhere? And when you start asking those questions, you come to deeper levels of awareness, maybe. And for me, that was, joy is nature and friends, if you ask me. वंडरफुल. एंड व्हाट अबाउट आपने फॉरेन के बहुत अच्छे अच्छे फनकारों के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल द टॉप रॉक स्टार्स और पीपल लाइक यू जिन्होंने दिल की आवाज गाते हैं. कैसा, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, वर्किंग विद दिस? Every time you are in a room with people smarter than yourself, it's a joy. When I was making जब तक है जान, जैसे आप भी हैं, अगर आप if you are in the army and you come across somebody who's been through 4 wars, जिसको परमवीर चक्र मिला हो, तो आप भी उनसे उनके सामने आप हाथ जोड़ के शायद बैठते होंगे, आप कहते होंगे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो सुनना चाहता हूँ. सो मेरे साथ इस तरह के बड़े अनुभव हुए हैं. जब रहमान जी के साथ काम करने का मौका मिला, जब यशराज जी के साथ, गुलजार साहब के साथ बैठने का मौका मिला, तो अच्छा लगता है कि उस वक्त दिल करता है कि मुझे बोलना ना पड़े. अब मैं बहुत बोल रहा हूँ इस वक्त, और उस वक्त मैं चुप रहता हूँ, और मैं उस वक्त कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कुछ जज्ब कर सकूँ वो किया जाए. लकी अली के साथ मुझे दुबई के अंदर शो करने का मौका मिला. सो I was full of questions, I just wanted to know more. And so every time I'm with really smart people, I think it's a precious moment, it's a golden moment that I should honor with silence. Great. ये बताओ, जिन्हें नाज था हिंद पे कहाँ है वो? Can you talk of that? क्योंकि मैं बॉम्बे में था और अकेला रह रहा था. सो अकेलेपन के अंदर आपको कई बार खुशी महसूस होती है, यूफोरिया महसूस होता है, कई बार आपको कोई खलिश महसूस होती है. आप कहते हैं, यार, is everything right or wrong, or you start questioning things. And तो मैं उस तरह के हर चीज के ऊपर एक सवालिया एक स्टेट में था. तो उन दिनों नवनीत कुमार हैं बॉम्बे के अंदर, उनका मर्डर हुआ, उनका मर्डर किया लैंडमार्क. आपने उनके ऊपर भी बोला है. वो नल्ला सुपारा में थी, और she was a very frail little delicate little woman, and she was brutally murdered, and she was stabbed 19 times. And so आप 19 बार आप किसी को अगर मार रहे हैं, तो वो मतलब आदमी गला ही काट दे यार, उससे मर जाता आदमी. 19 बार अगर किसी को आप छुरा घोंप रहे हैं, तो इसके पीछे कोई मैडनेस ही रही होगी. So I wanted to talk about that madness, and it seemed like we were a machine that was on a war with nature. तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता था. And then I started looking at all the people who had become victims of the system, and there were all these people, Manjuna, Satyendra Dubey, and so I felt I needed to talk about people who were getting crushed under the wheels of the system. आपने बिल्किस की भी बात की.
बिल्किस की बात करी मैंने, बड़ा वो तो बहुत ही एक गरीब वाक्य है कि साथ ही के उन्हीं के साथ के लोग थे, उन्हीं के पड़ोसी हैं, उन्होंने ही ये कारनामे को अंजाम दिया। और जस्ट जब भी आप उस मामले के जब तथ्य ढूंढते हैं और उसके पढ़ते हैं, तो वो झंझोड़ने वाला कारनामा है, वो हिंदुस्तान की रूप है। सीने में जाके लगती है बात, है ना? या ये कहते हैं यार, तो मुझे लगा कि चाहे शी वाज नॉट her own actions didn't make her a hero. She was a victim, and not a hero. और बाकी तीन जो हैं ये हीरो हैं, सत्येंद्र दुबे और मंजुनाथ और नवनीत कुमार नवलीन कुमार, ये they are heroes. They chose this thing. They knew there was danger here and they put themselves in danger's way. So Bilkis is not, तो उनका उनका जो किरदार है वो इन सबसे अलग है। और मैंने, but I wasn't talking about heroes. I was talking about people who were all manners of people who were crushed under the system. आपने कहीं ना कहीं जो है 84 का भी देखा होगा समा, बहुत यंग थे। जी जी, मैं देखा। और उसकी मेरी वाइफ कहा करती है कि maybe you're still under a PTSD. It must have impacted you. There is something about कोई भी बच्चा जो है ना, उसके पास जो सबसे बड़ी कोई ढाल है वो उसके माँ बाप। बच्चा कभी भी अपने, जब उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं तो वो अम, असुरक्षित महसूस नहीं करता है। उसको लगता है कि कभी मेरी नहीं होता, माँ बाप जब तक हैं तो एक भरोसा रहता है। भरोसा रहता है कि मेरी हिफाजत होगी। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो कैसा महसूस होता है जब when you have everything, everyone around you, and still you feel, as a 12-year-old, you feel unsafe. When there is nothing that can make you feel safe. And this is how I felt in 84. We felt we were under, मेरी 4 बहनें थी जो 15 से लेके 24 साल तक की उम्र की थी, तो सब जवान थी, काफी खूबसूरत थी सब। So we were a easy attraction anyway, and just to undergo all that, it was a huge moment for us. Because there are only two things that can happen when you go through a trauma like that, and it's a choice. You can come out of that and feel hatred, or you can come out and feel compassion. And I don't know why, because I felt compassion. I felt compassion for everyone who was in that circumstance. I felt compassion for the Hindus in Punjab who might have felt unsafe during those periods. I felt compassion for the Pandits in Kashmir. I felt compassion for the Muslims wherever. I didn't, because I'd gone through that. I felt compassion for anyone who who's got the burnt of this, who's been on the wrong side. Before, but anyway, उससे पहले भागलपुर होके रखे थे, उसके बाद गुजरात हुआ। So I just felt strangely. I mean, one could easily feel negative emotions, but I just felt that I wanted everyone to feel safe and secure. Rabbi Shergill, want to hear you something which is very close to your heart. If you can just sing one odd stanza or just poetry, something which is very close to your heart, which young people, क्योंकि मैं यंग जनरेशन को आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत लाखों बच्चे फॉलो करते हैं देश में, और मैं चाहता था कि आपकी जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल हम घर में बैठे बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है, दिल की बातें करिए। तो something which is close to your heart, which describes you, or I can sing something that I really I love to read every day. I love to. It's Baba Farid. So there is उनका कलाम है, बिरहा बिरहा की है, बिरहा तू विरह हम सब कहते हैं। विरह इज एलियनेशन, कि मुझे
मुझे रब के लिए मेरे मन में इतना विरह है और मेरे में इतनी पीड़ा है। विरह विरह के विरह तू सुल्तान, ये विरह जो हम महसूस करते हैं, यही हमारा राजा है, यही हमारा सुल्तान है। जित तन बिरह न उपजै सो तन जान, जिसके अंदर ईश्वर के लिए प्रेम और प्रेम से निकली वेदना नहीं है, वो उसको हम माने कि वो एक मुर्दा जीवन है। तो मैं वो सुना देता हूँ। बिरहा ओ बिरहा, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरह न उपजै सो तन जान मसान, फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने, फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने, चला तां पिछै कंबली राहत टुटै ने, बिरहा ओ बिरहा, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरह न उपजै सो तन जान मसान। जी। वंडरफुल यू इट्स मैं आपसे बात कर रहा था ना, मेरे पास सवाल नहीं आ रहे थे, मैं आपकी बातों में इतना मशगूल था। और मुझे अपना 80 का दशक याद आ गया। मैंने पंजाब से अपनी कॉलेज किया, फिरोजपुर से। और तब ऐसी संगति में रहा मैं 2 साल फौज में आने से पहले, रवि, कि अच्छे अच्छे जो उस जमाने के यंग लोग थे मेरे साथ के, 81 82 83 की बात है, जब पंजाब जस्ट बिफोर ऑल दिस हैपेंड एट अ लार्जर स्केल। तो उस टाइम वो फिरोजपुर, अजनाला, अमृतसर, इस इलाके में गायकी का और भंगड़े का, गिद्दा का और म्यूजिक का और गजलों का, दैट इज वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बुल्ले शाह, फरीद एंड शिव बटालवी। बट फिर फौज ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी नहीं, बहुत एक अपने आपने तो फिर पंजाब का पानी पिया है, आपके अंदर तो फिर पंजाब बहुत की यही है तो। बहुत मैं अमृतसर में मैंने ब्रिगेड कमांड की है। अजनाला जिस जगह का आपने नाम लिया, जब पंजाब जल रहा था औपरक्षक वन में, मैं अजनाला में डिप्लॉयड था 6 महीने। उसके बाद मैंने पट्टी, हरी के, तरन तारन, भिक्खीविंड, यहाँ मैं 6 7 महीने रहा हूँ। वहां के मेरे एक एक गांव के मुझे नाम याद है, तो मैं एक आपको एक गांव के नाम याद है। आपको याद आ जाएंगे, लोपो के चुगावा भी आपको याद आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल मेरे गांव के साथ ही है। वहाँ एक पुराना एक लिटरेरी शहर होता था, प्रीतनगर जिसका नाम था। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी ने लगाया था वहाँ। पंजाब की पहली प्रेस लगी थी और बलराज साहनी और इस तरह की बहुत सारी शख्सियतें वहाँ आया करती थी। एक सालाना जलसा हुआ करता था, वो हमारे गांव की जमीन में था। प्रीतनगर उसका नाम था। तो और उसी से बहुत से साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम वहां आया करते थे। और सो ऑल ऑफ दैट इज सादत हसन मंटो फॉर दैट मैटर, जी 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 यू जी। नो, मतलब आई एम बैक टू जो मैं पढ़ता था स्कूल में। मेरे लिए भी ना ये जिंदगी में, जब मैं स्कूल में था, मिलिट्री स्कूल में, मेरा आउटलेट वाज रीडिंग ऑल दिस जिनकी हम बात कर रहे हैं ना। इनको मैं 70 के दशक में पढ़ता था हिंदी में, जी जिनका भी आपने नाम लिया। जी, ये हमारी जिंदगी की बैक स्टोरी है जरूर। तो मंटो और उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, that is their writing is still organic, authentic. It still hits you. Every time I read Manto, I'm just blown still. This guy was doing this back then. Um, Vele lang hai ji. But what a pleasure, again I come back to the point. For me it's a fan moment. I've been a fan of yours. I've idolized you. मैंने आपका पता नहीं कितनी बार बुल्ले शाह सुना है, और भी आपकी सारी एल्बम सुनी है।
और कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ ऐसे बैठ के, आई वुड लव टू यू विद गिटार एंड यू आर इन योर मूड, और हम जो है ना एक एक सेकंड का जो है उसका उसका मजा लेंगे सारी उम्र भर. दैट इज जरूर द डे आई लुक फॉरवर्ड टू. जरूर जरूर, ईश्वर की इच्छा हुई तो जरूर करेंगे। थैंक यू रबी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, सर, थैंक यू, थैंक जय यू, हिंद। जय हिंद.